जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पुराने वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया है। पहला वीडियो हमारा था इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने यह समझा था कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों को पढ़ना है और कौन से प्रतापी शासकों के बारे में हमें डीपली पढ़ना है, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा वीडियो हमारा आया, जैसा हम लोगों ने जाना कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों को कवर करना है, जिसके तहत सबसे पहला गुलाम वंश आता है, दूसरा खिलजी वंश आता है, तीसरा तुगलक वंश आता है, चौथा सैयद वंश आएगा और पांचवा आपका आएगा जो लोधी वंश होगा। तो हम लोगों ने दास वंश अर्थात गुलाम वंश को देखा। कल के वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश को समझा था। जो लोग वो वीडियोस ना देखे हों, सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक पर आते हैं। दिल्ली सल्तनत का अगला वंश आज हम लोग कवर करेंगे, जिसे तुगलक वंश कहते हैं। ठीक, बात करेंगे इसके टाइम पीरियड के बारे में, इसके प्रमुख शासकों के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो गुलाम वंश था, जिसे हम लोग दास वंश या फिर मामलूक वंश बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने बेसिकली 3 से 4 शासकों को सही तरीके से पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बोला कि हमें वही शासक डीपली पढ़ने हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है और जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट के तौर पर दिए गए हैं। और ये पूरी की पूरी क्लास यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जा रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लेंगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस पर जो कंटेंट लिखा है आपका वनडे एग्जाम क्रैक हो सकता है, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो लेक्चर मैं देता हूं वो पूरा का पूरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश की जो स्थापना होती है कब होती है? 1320 ईस्वी में, और पूरा यह 1414 ईस्वी तक चलता है। कई कई जगहों पर आप लोगों को 1398 तक यह दिखेगा, क्योंकि 1398 में क्या हुआ था कि वहां पर आक्रमण हुआ था। किस व्यक्ति का? तैमूर का। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक आएगा उसके समय तैमूर का आक्रमण हो जाता है। कब? 1398 ईस्वी में। तो कई किताबें वो आपको यही मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है कि 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। फिर जब 1405 में तैमूर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद फिर वह शासक जो तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है, वह 1314 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद उसकी हत्या होती है, उसकी मृत्यु होती है, और तैमूर का एक गुलाम रहता है जिसका नाम खिज्र खां है, वो सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो इसका जो समय है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक लेकर हम लोग चलेंगे। बात करेंगे पहले शासक के बारे में। आप सबको पता है जो पहला शासक होता है वही उस वंश का संस्थापक होता है। जैसे हम लोगों ने खिलजी वंश को देखा था, तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वह उतना योग्य नहीं था। वह हिंदू माँ का बेटा था। उसने इस्लाम धर्म को अपनाकर क्या किया था? शासन को चलाना शुरू किया था। लेकिन वहां के जो पादरी वगैरह थे, या फिर पादरी नहीं, वहां के जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक लोग थे, जो अमीर थे, सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि उसकी हत्या करवा दी। उन्हीं सरदारों में से एक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे पहले गाजी तुगलक के नाम से जाना जाता था, या फिर गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो इसी व्यक्ति ने अंतिम शासक की हत्या कर दी, जो कहां का था? तो खिलजी वंश का था। तो जैसे खिलजी वंश की समाप्ति होती है तो गयासुद्दीन तुगलक एक नए राजवंश की नींव डालता है, जिसका नाम यह रखता है तुगलक वंश। ठीक, तो जो गयासुद्दीन तुगलक आता है यह चलता है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन करेगा। इसका वास्तविक नाम गाजी तुगलक रहता है। अब देखिए, जो पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे वो कंफ्यूज होंगे। इसने क्या किया? अमीरों की भूमि वापस कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो अमीरों को जो भूमि दी गई थी, जैसे लोगों को दान के स्वरूप में, भेंट के स्वरूप में, उपहार स्वरूप में और पेंशन के रूप में जो भूमियां प्रदान की गई थी, उन्हें उसने वापस ले लिया था। मतलब
कि अलाउद्दीन खिलजी ने उन लोगों से वो भूमियां सब छीन लिया था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक आता है तो अमीरों की वो सारी भूमियां वह उन्हें वापस कर देता है। ठीक, सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इसने जो सैन्य व्यवस्था रखी अलाउद्दीन खिलजी वाली ही रखी। क्या था सर? अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भारत के इतिहास में पेड सेना रखी, मतलब सैलरी दिया करता था, उन्हें वेतन देता था और स्थायी सेना का निर्माण किया था। सैनिकों के हुलिया की प्रथा उसने चलाई थी तथा घोड़ों को दागने की प्रथा उसने चलाई थी। हुलिया और दागना क्या है, पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके टाइम पीरियड में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ, लेकिन वो भी फैक्ट सही था। लेकिन मेरे बोलने का जो तरीका था वो आप लोगों को लगा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ। ऐसा नहीं है, उसमें 6 बार आक्रमण हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पहले के जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उन सबको अगर हम लोग देखें तो उनमें सबसे ज्यादा 6 बार उसमें आक्रमण हुआ था। लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करें, जैसे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, जो पूरे 5 राजवंश हैं, इनमें सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके टाइम पीरियड में हुआ? तो वह हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में, और 29 आक्रमण हुआ था। कई बार छोटे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। इन सभी 29 आक्रमणों को यह असफल कर देता है, मंगोलों को पराजित कर देता है, और यह एक उपाधि धारण करता है मलिक उल गाजी। वास्तविक नाम गाजी मलिक था, लेकिन जब यह मंगोलों को पराजित करता है तो उसके उपलक्ष्य में मलिक उल गाजी की यह उपाधि धारण करता है। अगर टैक्स की बात करें तो पूरी उपज का 1/5 से 1/3 भाग यह कर के रूप में लेता था। अलाउद्दीन खिलजी कैसा था? 1/2 भाग लिया करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने नहर का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की? तो वह गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद की इसने स्थापना की और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बारे में भी एक किंवदंती है, हम लोग उसे समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में जाता है अपना अभियान लेकर। बंगाल को जीत कर जब वो वहां से वापस आता है तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम जौना खां या फिर जूना खां था, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसकी गद्दी संभालेगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा। जूना खां के साथ एक पादरी रहते थे, मेरे मुंह से पादरी निकल रहा है, संत रहते थे जो सूफी संत थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में जब वह विजय प्राप्त करके अपना अभियान समाप्त करके आता है तो वह संदेश भिजवाता है उन्हें, किसे? निजामुद्दीन औलिया को, कि मेरे दिल्ली आने से पहले आप दिल्ली को छोड़कर चले जाएं। तो उन्होंने उसके रिप्लाई में एक वर्ड बोला था, हुजून दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि सरदार अभी दिल्ली दूर है। ठीक, तो ये वाक्य कई बार पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया ने यह वाक्य किसके लिए बोला था? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। उसके बाद वह व्यक्ति आता है वहां से, तो तुगलकाबाद जिस शहर की इसने स्थापना की थी वहीं पर इसके पुत्र जिसका नाम जौना खां था, लकड़ी का एक महल बनवाता है, और उसी में क्या होता है, पूरी तरह से महफिल जमती है, लोग बैठते हैं, मदिरा पान होता है, वहां पर सभा लगती है। अचानक से वह महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जौना खां और निजामुद्दीन औलिया ने मिलकर रणनीति बनाई थी कि लकड़ी का महल बनवाएं और गिर जाए जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ बड़े काम क्या है? तो मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण इसके टाइम पीरियड में हुआ, इसने अमीरों की भूमि वापस की और सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी वाली रखा, कर 1/5 से 1/3 वसूलता था, नहर का निर्माण करवाया, तुगलकाबाद शहर की इसने स्थापना की। उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 ईस्वी तक यहाँ शासन करता है। अब बात करेंगे इसके बारे में। इसका वास्तविक नाम जूना खां या फिर जौना खां था। इसे जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है तो आप एमबीटी बोल सकते हैं। ठीक, मैं एमबीटी के थ्रू ही समझाऊंगा आप लोगों को।
इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक की उपाधि दी जाती है। अब यह बहुत अटपटा लगेगा आपको कि बुद्धिमान मूर्ख कैसे हुआ। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे योग्य शासक जो था वह एमबीटी था, ठीक है। लेकिन इसने ऐसे निर्णय लिए जो काम 100-200 वर्षों बाद करने चाहिए, वो सभी निर्णय यह क्या करता है, उसी टाइम पीरियड में ले लेता है। और इसका जो लक था इसके साथ नहीं था। इसे हम लोग अनलकी बोल सकते हैं, मतलब इसका लक कभी साथ नहीं दिया करता था। इसने बहुत सारे बदलाव करना चाहा, बहुत सारी चीजें करना चाहा, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत हो गई और इसकी बहुत सारी योजनाएं फेल हो गई। इस वजह से इसे मूर्ख की उपाधि दे दी गई। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सांकेतिक सिक्का भी चलाया था। सांकेतिक सिक्का जैसे आप लोग नोट वगैरह देखते हैं, आज की जो करेंसी है वह सांकेतिक मुद्रा है हमारी। कैसे, अगर जिस कागज की वह नोट बनाई गई है अगर वो फट जाए, अगर उस नोट की कुछ चीजें मिट जाएं और आप लेकर जाइए और बोलिए मार्केट में कि सर यह 500 की, 200 की, 1000 की नोट है, आप इसे रख के हमें इसके बदले में कुछ वस्तुएं दे, तो वह व्यक्ति नहीं लेगा। क्योंकि जो कागज है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उस पर जो चीजें लिखी हैं वो वैल्यू होती है। तो उसे हम लोग सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। तो इस व्यक्ति ने भी सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, लेकिन उसमें भी फेल हुआ था। बात करेंगे हम लोग, ठीक। सबसे पहला काम जो इसने किया, 2 आब में कर वृद्धि इसने कर दिया। 2 आब का मतलब है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे कन्नौज का क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं उस समय का, जहां पर गंगा और यमुना के बीच का जो पठार था उसे 2 आब के नाम से जाना जाता था। इसने वहां पर कर वृद्धि कर दी, कर ज्यादा वसूलने की कोशिश किया, लेकिन इसका लक ऐसा था कि उसी समय अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ गया और प्लेग नामक बीमारी भी फैल गई और ये कर फिर भी वसूलना चाहता था, फिर आगे चलकर यह फेल हो जाता है। तो पहली योजना इसकी कौन सी थी, 2 आब में कर की वृद्धि करता है, जहां पर प्लेग और क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। किसान वर्ग इसे क्या करते हैं, लगान वगैरह नहीं दे पाते हैं, इस वजह से पहली योजना इसकी फेल हो जाती है। फिर बात आती है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित कर देता है। प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था, किस वंश का शासक था जिसने राजधानी को दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर दिया था। सॉरी, तो वह था एमबीटी। क्या हुआ, जब यह राजधानी का परिवर्तन करता है तो 2 इतिहासकार आते हैं। आप सबने बर्नी के बारे में सुना होगा, जिसने इसके बारे में इसकी किताबें भी लिखी हैं, आगे मैं बात करूंगा। बर्नी का कहना था कि इसने जो राजधानी का परिवर्तन किया, राजधानी केंद्र में ले जाने के लिए, दिल्ली पूरे भारत के केंद्र में नहीं थी। क्यों, क्योंकि उस समय जो इन लोगों का शासन का क्षेत्र था दिल्ली सल्तनत का, पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, दक्षिण भारत भी था। तो इन्हें ऐसा लगा कि क्यों न हम देवगिरी में जाकर राजधानी बनाएं, जिससे कि पूरी शासन व्यवस्था को केंद्र में रहकर हम लोग व्यवस्थित रूप से देख सकें। ऐसा कौन कहता है, बर्नी कहता है, ठीक। और मंगोलों के आक्रमण से भी अपने आप को बचाया जाए। लेकिन मोरक्को का एक यात्री है जिसका नाम इब्न बतूता है। इब्न बतूता आता है कहां, इसके दरबार में एमबीटी के। आगे चलकर इसी इब्न बतूता को क्या करेगा, दिल्ली का काजी नियुक्त करेगा और चीन में दूत बनाकर भेजेगा। मैं बात करूंगा। इब्न बतूता का कहना है कि वहां के जो अमीर लोग थे, सरदार लोग थे दिल्ली के, इसे चिट्ठियां लिख लिख कर भेजते थे और गालियां बकते थे कि सरदार योग्य नहीं है। तो उन सरदारों से परेशान होकर यह देवगिरी में अपनी राजधानी परिवर्तित कर देता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है, राजधानी ही तो परिवर्तित किया, तो फेल कैसे हुआ। फेल हुआ यह अपने माइंड की वजह से। यह क्या करता है, अरे तुम अगर राजधानी परिवर्तित किए हो तो अपनी पूरी सभा लेकर जाओ, जो तुम्हारे सभा में लोग बैठते हैं, जो तुम्हारा मंत्री परिषद है, उन सबको लेकर तुम चले जाओ देवगिरी, वहां से शासन चलाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन महाशय ने क्या किया, एक अधिसूचना जारी कर दी कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं, यहां तक कि पशुओं को भी लेकर आप देवगिरी चलिए, दिल्ली को पूरी तरह से खाली कर दीजिए और देवगिरी में चलकर हम लोग राजधानी बनाएंगे और राजधानी बनाकर वहां से शासन करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि पूरे एक शहर को कोई व्यक्ति कैसे छोड़ के जाएगा, कैसे लोग अपना घर छोड़ के नया घर एक शासक के चक्कर में बसाएंगे। तो इस वजह से इसकी यह योजना भी फेल हो जाती है। तीसरी योजना पर आते हैं, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उस समय सोने और चांदी की जो मात्रा थी कम हो गई, क्योंकि सोने और चांदी की मुद्राएं चलती थी,
इसने क्या किया, तांबा और कांसा की मुद्रा इसने चला दी सांकेतिक मुद्रा के रूप में। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू था, देखिए सांकेतिक मुद्रा का सही डेफिनेशन समझिए कि उसकी जो वैल्यू होगी वो उसके एक्चुअल प्राइस से ज्यादा हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नोट के कागज को अगर आप लेकर जाओगे तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलेगा, और उसी नोट में अगर 2000 रुपए की मोहर लगी है और गवर्नर द्वारा उसे वैलिड किया गया है तो आपको उसके बदले 2000 रुपए मिल जाएगा। तो वही हुआ, सोने और चांदी की जो मात्रा थी कम थी, तो इसने मार्केट में तांबा और कांसे का सिक्का चला दिया। गलती इसने यह किया कि उस पर कोई मुहर इसने नहीं लगाया, कोई ऐसा सिंबल इसने नहीं दिया कि सिर्फ यही मुद्रा वैलिड हो। लोगों ने क्या किया कि इसके द्वारा जारी की गए तांबे और कांसे के जो मुद्राएं थी उनको कॉपी करके लोग घर में ही मुद्रा बनाने लगे। अब जब तुम उसमें कोई मुहर नहीं लगाए हो, कोई सिंबल नहीं लगाए हो, तो लोग कैसे उसे वैलिड करेंगे? सब लोग उसी आकार के मुद्राएं बना बनाकर मार्केट में लेकर आ गए। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में मुद्रा का प्रचलन ज्यादा हो जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी और मुद्रा की जो वैल्यू है वह गिर जाएगी। ये चीजें मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका। तो यही इसके साथ हुआ। तो यह योजना भी इसकी फेल हो गई। फिर यह क्या करता है कि लोगों ने नकली मुद्राएं बना बनाकर चीजें परचेज करनी शुरू कर दी, तो इसने उस मुद्रा को बैन कर दिया और उसके बदले चांदी और सोने की मुद्राएं देने लग गया। तो इससे इसकी खजाने भी खाली हो गए। लेकिन जो फर्जी तरीके से इलीगल मुद्राएं बनाई गई थी उनके बदले में इसने नहीं दिया जितना जान पाया, फिर भी इसकी यह योजना भी फेल हो जाती है। आगे बढ़ते, खुरासान में यह अभियान करता है मध्य एशिया में। अब आप इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखिएगा। खुरासान कहां पर है? मध्य एशिया में। मंगोल भारत में आक्रमण किया करते थे जो मध्य एशिया के थे। इसने कहा कि अगर मंगोल हमारे यहां आक्रमण कर सकते हैं तो मैं खुद वहां जाकर अटैक क्यों नहीं कर सकता? मैं वहां जाकर लोगों को परेशान कर दूंगा तो वो लोग इंडिया में आ ही नहीं पाएंगे। यह योजना इसकी कैसे फेल होती है कि यह क्या करता है कि खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों को तैयार करता है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। 3,70,000 सैनिकों को तैयार करता है और उन्हें अग्रिम वेतन भी दे देता है 1 साल पहले ही कि आप लोग पूरी तैयारी करिए, जोश और जुनून के साथ हम लोग चलेंगे। खुरासान का अभियान हमें अगले साल में करना है। क्योंकि मध्य एशिया का जो खुरासान था वहां मंगोलों में आपस में क्या चल रहा था? आपसी संघर्ष चल रहा था। तो इसने सोचा कि मौके, देखिए इसकी सोच अच्छी थी, महत्वाकांक्षी था, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया अपनी बातों में। अब देखिए मंगोल यहाँ आक्रमण करते थे, जब वो मध्य एशिया में आपसी संघर्ष करने लगे तो इसने कहा कि चलो हम खुद वहां अटैक करके मौके का फायदा उठाते हैं और क्या करेंगे, वहां अपना अधिकार कर लेंगे, तो मंगोल भारत पे आक्रमण कर ही नहीं पाएंगे। तो खुरासान पर अभियान करने के लिए 3,70,000 सैनिकों को अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर यह बंदा अग्रिम वेतन देता है। बंदे क्या करते हैं, उस पैसे को यूज करते हैं, साल भर मौज करते हैं, महफिल जमाते हैं। लेकिन अगले साल जब अभियान करना होता है तो मध्य एशिया की जो स्थिति थी वह सुदृढ़ हो जाती है। वहां के जो मंगोल थे आपसी संघर्ष समाप्त करके केंद्रीय सत्ता स्थापित कर देते हैं। डर गया ये कि अगर अब मैं वहां जाऊंगा तो वो खुद यहाँ आके अटैक कर रहे हैं। जब मौका था तब तो नहीं गया बंदा, लेकिन जब वो फिर से एकत्रित हो गए तो फिर कैसे जा पाएगा? इस वजह से इसका यह अभियान भी क्या हुआ? फेल हुआ। देखिए इसने जितने भी निर्णय लिए हैं सब इंटरेस्टिंग हैं और सब उस समय के हिसाब से गलत थे बस, लेकिन इसकी जो सोच थी बहुत आगे की थी। ये सारी चीजें इसने बहुत सही किया था। अब इसका लक ऐसा है कि सक्सेस नहीं हो पाया तो वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए लास्ट में आते हैं कराचिल अभियान पर। कुमाऊं की पहाड़ियां। कराचिल अभियान ऐसा अभियान है जो हिमाचल प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों के आगे पड़ता है कराचिल। वहां पर जाने के लिए यह क्या करता है कि सैनिकों को तैयार करता है कि चलो हम लोग खुरासान में तो विजय नहीं प्राप्त कर पाए, जा ही नहीं पाए, एक काम करते हैं हम चलेंगे कहां? कराचिल में। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आज भी ठंड पड़ती है, बर्फानी इलाका था। सैनिकों को लेकर यह बिना किसी तैयारी के चला जाता है, सारे सैनिक वहां पर ठंड से मर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इसके द्वारा बनाई गई योजनाएं ऐसी होती थी कि तत्कालीन समय के लिए सही होती थी, लेकिन यह जब योजना बनाता था तो उसमें यह हमेशा से हमेशा फेल हुआ। लोगों का कहना है कराचिल अभियान से केवल 1 सैनिक लौटकर वापस आया था। तो ये योजना भी इसकी फेल हो जाती है। इतनी योजनाएं फेल होने के बाद इतिहासकारों ने इसे कई उपाधियां दी। पहला, पागल, ठीक। दूसरा, रक्त पिपासु। कई लोगों का कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है
निरंकुश शासन प्रणाली अपनाता है, रक्त पिपासु है यह। कई लोगों का कहना है कि नहीं, यह सहिष्णु था, हिंदुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। और यही सच्चाई है कि हिंदुओं के साथ भी कभी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता था, सहिष्णुता से दोनों से पेश आता था यह, ठीक। और इसे स्वप्नशील भी कहा गया कि यह सपने बहुत ज्यादा देखता है, पूरे हो या ना हो अलग बात है, लेकिन सपने जरूर देखता था। इस तरह की कई उपाधियां इसे दी गई ये पांचों अभियान फेल होने के बाद। मेंस में प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के वो कौन से अभियान है जिसमें फेल होने के कारण उसे पागल अथवा मूर्ख कहा जाता है। विवेचना करें, वर्णन करें, विश्लेषण करें। तो यही पांचों अभियान आप लोग, अब देखिए, अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए होते, आपको सिर्फ यही चीजें पता होती कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी किया और सांकेतिक मुद्रा चलाया, खुरासान का अभियान किया जो मध्य एशिया में है, लेकिन जो चीजें मैं बोलता हूं वो जरूर लिखा करिए आप लोग, क्योंकि मेंस में आप इस तरह से लिखेंगे तब एग्जामिनर को पता चलेगा कि बंदे ने डीपली पढ़ाई की है, ठीक। आपको ना तो पीएचडी करनी है और ना ही आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आए। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसने कृषि विभाग के लिए, अब देखिए ये भी योजना इसकी फेल होगी, ध्यान से देखिएगा। कृषि में वृद्धि करने के लिए दीवान एक को ही विभाग की स्थापना करता है। सर ये क्या है? देखिए इसकी सोच कितनी ऊंची थी। इसने क्या किया, एक अलग क्षेत्र को क्या करता है, यहां बाड़बंदी करवाता है और कहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा गवर्नमेंट लगाएगी और खेती किसान करेंगे। जैसा वर्तमान में होता है कि अधिकार गवर्नमेंट का होता है, इसने कहा मैं पैसे लगाऊंगा, मैं सारी चीजें करूंगा, खेती किसान करें। लेकिन इसने जो विभाग बनाया था दीवान एक को ही, इसके जो अधिकारी थे ना, सबके सब दगेबाज निकल गए, सबने इसके साथ धोखा कर दिया। उन्होंने जमीन ही ऐसी ली जो बंजर थी और इसने पैसा लगा दिया, बहुत सारी चीजें उसमें लगाई, लेकिन फिर भी वहां पर पैदावार नहीं हुई। तो यह योजना भी इसकी फेल हो जाती है। उसके बाद इब्न बतूता, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, मोरक्को का यात्री था। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? तो एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोरक्को का यात्री था। इसे इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में चीन में इसे राजदूत बनाकर भेजता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिए। अब बात आती है कि इसके समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हो जाती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को खत्म कर लेंगे, तभी हम लोग विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और ये सीरीज अगर आपने पूरी देख ली तो कोई भी पॉइंट आपका इस सीरीज से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि वीडियोज देखिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग एक स्टैंडर्ड बुक या फिर एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी। और खुद से क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए और कोई प्रैक्टिस सेट लेकर उसे सॉल्व करते रहिए। आते हैं तुगलक पर, अंतिम अभियान इसका देखते हैं। यह जाता है थट्टा में, यह नाम याद रखिएगा। थट्टा में यह अभियान करता है और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इसकी मृत्यु थट्टा नामक जगह पर होती है तो एक अब्दुल कादिर बदायूनी, देखिए 3 इतिहासकारों का नाम आया, एक बर्नी का नाम आया, एक इब्न बतूता का नाम आया जो मोरक्को का था, और एक अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी क्या लिखता है इसकी मृत्यु पर कि राजा से प्रजा को मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। मतलब उसे पागल घोषित कर रहा था। उसने काम ही ऐसे किए थे, जितने भी चीज उसने की सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उसके साथ मिस्टेक क्या हुआ कि लक उसके साथ नहीं रहा, सारी योजनाएं उसकी फेल हो गई, ठीक। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई रहता है, ठीक। आपने देखा गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था एमबीटी। गयासुद्दीन तुगलक को आप जीएसटी बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी बोल सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी बोल सकते हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, चीजें आपके समझ में आएंगी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासक करता है, ठीक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। एक बार इसका थट्टा में राज्याभिषेक होता है जहां एमबीटी की मृत्यु हुई थी, और एक बार फिर यह दोबारा से
दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है और स्थापना क्या करता है, शासन करता है 1351 से 1388 ईस्वी तक। चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, इस्लामिक राज्य की स्थापना की। इस्लामिक राज्य का मतलब है, जैसे आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, मैं बार बार बोल रहा हूं पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कंटेंट हैं वहां पे आपको मैच करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया था, खलीफा से सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली थी। इसी तरह से इसने क्या किया कि इसने इस्लाम की स्थापना की और इस्लाम धर्म के अनुसार शासन करना शुरू कर दिया। उलेमा वर्ग का अधिकार, उलेमा कौन थे सर, तो ये उलेमा थे इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे या इस्लाम धर्म को मानने वाले जो काजी वगैरह बड़े लोग थे, उनका अधिकार हो जाता है, क्योंकि यह इस्लामिक राज्य की स्थापना करता है। हिंदुओं को यह जिम्मी करके पुकारता है और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। जजिया कर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। पहले यह होता था कि इस जजिया कर से ब्राह्मणों को मुक्त रखा जाता था, ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो पहली बार यहाँ ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाता है, तो वह FST है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसने ऐसे ऐसे काम किए कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का इसे अकबर कहा गया। यह एक कल्याणकारी शासक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने निर्माण और कला के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए कि इसे कल्याणकारी शासक कहा गया। आइए देखते हैं। इसने 24 करों को समाप्त कर दिया। उस समय कुल 25 टाइप के टैक्स लगाए जाते थे, 24 टाइप के, ठीक। और उन टैक्स को इसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और 4 न्यू टैक्स लेकर आया, 4 नए कर लेकर आया। इन करों के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये चारों टैक्स आपसे प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि कौन, फिरोज शाह तुगलक FST ने कौन से नए 4 कर लागू किए। तो पहला कर इसका था खम्स। खम्स का मतलब है कि युद्ध में जब लोग जाते थे, अभियान करते थे, तो चीजें लूट कर लाते थे। उस लूटी हुई संपत्ति में से 1/5% यह अपने पास रख लेता। दूसरा खराज है। खराज अर्थात लगान, लोगों से लगान वसूलता था, खेती से, पशुपालन से, रहन सहन से। तो ये जो लगान वसूलता था इसकी दर 1/3 से 1/5 थी। उसके बाद जजिया नामक कर, ये मैंने आप लोगों को बताया, इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। यह एक प्रकार का धार्मिक कर है, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, मुसलमानों पर जजिया कर नहीं लगता था। जकात नाम का चौथा कर लाया जो मुस्लिमों पर लगाया गया और 2.5% की रेट से यह वसूला गया। तो 4 प्रकार के कर थे, खम्स, खराज, जजिया और जकात। ठीक, उसके बाद यह कई सारी स्थापनाएं भी करवाता है। दीवान बंदगान, कई बार प्रश्न बना है कि दीवान बंदगान की स्थापना किसने की थी, तो FST ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान बंदगान है क्या, दासों को रहने के लिए निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड में 1,80,000 दास निवास करते थे। दीवान खैरात की इसने स्थापना करवाई। दीवान खैरात क्या है कि आर्थिक रूप से लोगों की सहायता करना। तो दीवान बंदगान दासों के लिए, दीवान खैरात आर्थिक सहायता के लिए। और उसके बाद हम लोग अगर इधर आए तो दारुल सफा की स्थापना करवाई, अर्थात खैराती अस्पताल, जहां पर फ्री में आपका इलाज करवाया जाएगा। इसने 300 नहरों का निर्माण करवाया, मतलब कि 300 नगरों का इसने निर्माण करवाया, जिनमें से आपको हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इस तरह के इंपॉर्टेंट नगर हैं। कई बार प्रश्न यहां से बना है, तो अगर प्रश्न बने तो 300 नगरों की इसने स्थापना की, जिसमें आपको हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर इत्यादि प्रमुख नगरों की भी इसने स्थापना करवाई थी। उसके बाद इसने 5 बड़ी नहरें बनवाई और सैकड़ों छोटी नहरें बनवाई। कुआं और तालाब, ये सब किसके लिए, तो सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। और इसने सिंचाई का टैक्स भी वसूला, जिसे हक ए सर्ब कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, 5 बड़ी नहरों का और कम से कम 100 छोटी नहरों का निर्माण करवाया, तालाबों का, कुओं का निर्माण करवाया सिंचाई करवाने के लिए। और उसके बदले इसने सिंचाई का टैक्स वसूला, कर वसूला, जिसका नाम हक ए सर्ब है। कितना लिया जाता था, तो उपज का 1/10%। ठीक,
उसके बाद 12 नए फलों के इसमें बाग भी लगवाए थे। देखिए मेंस के लिए मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनने की कुछ % संभावना है, लेकिन मेंस के लिए यह कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट होगा। अनुवाद विभाग की इसने स्थापना करवाई, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का, मतलब कि जो भारत के ग्रंथ आदि थे उनका अनुवाद यहाँ अपनी भाषा में करवाने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया। मेरठ और टोपरा से यह अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली ले आया। फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा में जो अशोक के स्तंभ थे उन स्तंभों को दिल्ली में लाकर स्थापित किया। तो प्रश्न बनता है कि मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो वो दोनों अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। यह सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाता है। देखिए क्या होता है कि लोग जब सिक्के बनवाते हैं तो उसमें या तो अपना नाम लिखवाएंगे या फिर अपने पूज्य देवता का नाम लिखवाएंगे या फिर जो भी उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं वो लिखवाते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा का ही नाम सिक्के पर लिखवाना शुरू कर दिया। अगर साहित्य की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक अर्थात ने खुद अपनी क्या लिखी? जीवनी लिखी, जिसका नाम फुतूह ए फिरोज शाही है। ध्यान से देखिएगा। और बर्नी जो इतिहासकार इसके समय का था, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी नामक 2 किताबों की रचना की। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक की 1388 में मृत्यु हो जाती है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है। उसके बाद 4 शासक आते हैं जो उतने योग्य नहीं रहते। चौथा शासक आता है जो इसके तुरंत बाद, तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389 तक वह शासन करता है। फिर आएगा अबू बकर 1389 से 1390 तक शासन करेगा। उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा 1390 से 1394 तक। लास्ट में आएगा महमूद शाह जो 1394 से 1414 तक शासन करेगा। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आप कहेंगे सर आप बीच के 3 शासकों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको वही शासक और वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक, तो इन सबसे प्रश्न नहीं आता क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड ही 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष का है, तो ये क्या बदलाव करेंगे। तो जो बड़े शासक है उन्हें ध्यान से पढ़िए, जहां से प्रश्न बनने की 99% गारंटी रहती है। 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता किसी पर भी। ठीक, आइए जब इसका अंतिम शासक आता है महमूद शाह 1394 से शासक बनता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा गलत होता है कि 1398 में तैमूर यहां पर आक्रमण कर देता है दिल्ली पर। जब तैमूर आक्रमण करता है तो यह बेचारा अपनी जान बचाकर भाग जाता है। क्या नाम था इसका? तो महमूद शाह। तैमूर 1398 में अटैक करके पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देता है, लूट लेता है और यहां खुद शासन करने लगता है। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तैमूर की। 1398 में अटैक करता है, यहाँ का जो शासक तुगलक वंश का था वह भाग जाता है, वह दिल्ली को लूटता है और यहाँ पर शासन करता है। 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो फिर से यह बंदा डरा हुआ भागा था, फिर से वापस आता है। तो 1405 से लेकर 1414 ईस्वी तक यह शासन करता है। कहां पर? दिल्ली पर। उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है और तैमूर का एक दास था जिसका नाम खिज्र खां था। खिज्र खां ने स्थापना कर दी किसकी? सैयद वंश की। तो इस तरह से तुगलक वंश पूरी तरह से हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझा। आई होप कि आप लोगों के समझ में सारी चीजें आई होंगी। तैमूर के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में कल के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे और पूरी तरह से हमारी दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रही थी खत्म हो जाएगी। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चलेगी। अब इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। फिर हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई है। कहां पर? हैदराबाद के मुचिंतल में। तो वो भी कौन थे? तो वो भक्ति आंदोलन के ही एक क्या थे? व्यक्ति थे या संत थे। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भक्ति आंदोलन को खत्म करने के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे जो होगा मुगल वंश का। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें।
जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।